Hello students, this is Sunil sir from Sadhana Tutorials. Welcome to all my students. आज हम लोग जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये CHSL 2019 2 ऑफ जुलाई का पेपर है। जो पेपर आप पीछे से कंटिन्यू देख रहे हैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपना नेक्स्ट पेपर देखते हैं। ये पेपर हम यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहे हैं, कब का पेपर है, 2 ऑफ जुलाई 2 जुलाई 2019, ठीक है ना। 2 जुलाई 2019 का पेपर है। तो चलिए इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अनु स्पेंड्स 90% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 25% and saving increases by 30%, then by what percent does her salary increase? कह रहा है अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाती है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मतलब है। देखिए बोल रहा है अनु अपनी आय का 90% खर्च करते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं। अनु की जो इनकम है, लेट इनकम ऑफ अनु, अनु की जो इनकम है बच्चों कितनी है, 100 रुपीज़ है। कितनी है, 100 रुपीज़। इनकम अगर 100 रुपीज़ है तो बोल रहे अपनी इनकम का 90% खर्च करते। बच्चों 100 रुपये जिसकी इनकम है वो 90% खर्च कर दिया, मीन्स 100 का 90% 90 खर्च कर दिया। तो 90 यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपेंस। ये है इनकम, ये है एक्सपेंस मींस खर्च। तो बताओ बचत कितनी होगी। 100 रुपये में 90 रुपये खर्च कर दिए तो बचे कितने होंगे, 10 रुपये। और ये 10 रुपये क्या होंगी, सेविंग्स। जो 100 रुपीज़ है वो क्या है बच्चों, इनकम। उसका 90% मीन्स 90 रुपीज़ उसने एक्सपेंड कर दिए, खर्च कर दिए, तो उसकी बचत कितनी होगी, 10 रुपीज़। ये तो फर्स्ट सिचुएशन है, ठीक है ना। ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई। इसको ऐसे हम यहाँ पर प्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब देखिए कह रहा है अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाती है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो देखिए अभी खर्च कितना हो रहा था बच्चों, 90 रुपीज़। अब इसका 25% बढ़ाना है तो 90 है, कोई भी चीज़ 25% बढ़ती है तो कितना हो जाती है बच्चों, 125% होती ना। 90 का 125/100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 5 जा 125 एंड 4 है ना। इससे इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 22.5। 22.5 इंटू 5 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 112.5। 112.5 मीन्स 112 रुपये 50 पैसे अब का खर्च है और उसकी जो सेविंग्स है वो कितना बढ़ रही है, 30%। पहले ये पर्सन 10 रुपीज़ की सेविंग करता था, अब 30%। तो 10 का 30% क्या होगा बच्चों, 10 का 30%, 10 इंटू 30/100 है ना। 20 ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो गया, 3 रुपये बढ़ गए। 3 रुपये बढ़ गए मीन्स प्रेजेंट टाइम में इसकी जो सेविंग्स है वो कितनी हो जाएगी, 10 and 3 13। प्रेजेंट टाइम में जो सेविंग्स है बच्चों कितनी हो जाएगी, सेविंग्स आ गई 13, एक्सपेंस आ गया 112.5। अब 112 रुपये 50 पैसे तो उसने खर्च किए, इसके बाद भी 13 रुपये बचा लिए है ना। तो कुल मिला के उसकी इनकम क्या रही होगी। इनकम कैसे निकालते हैं, एक्सपेंस में सेविंग्स ऐड कर देते हैं, देन इनकम बच्चों क्या रही होगी, इनकम होगी आपकी 112.5 प्लस 13 है ना। कितना हो गया, ऐड करेंगे तो 125.5 आ गया। मीन्स आपकी जो उसकी इनकम है वो कितनी आ गई, 125.5। और पहले की इनकम कितनी थी, 100 इनकम थी और अब इनकम कितनी आ रही है, 125.5। तो डेफिनेटली पहले से इनकम उसकी क्या है, बढ़ गई है। और कितना बढ़ी है, 100 के बाद कितना बढ़ा है, 25.5। तो 100 पर 25.5 बढ़ने का मतलब है 100 का वो नंबर उतना ही परसेंट होती है। 100 पर 25.5 बढ़ रहा है, इट मीन्स कितने परसेंट बढ़ रहा है, 25.5
25%। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों कितना होगा 25.5%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्या है। देखिए हमने केवल ये काम किया है कि हमने जो अनु की इनकम लेट करी है वो क्या लेट करी है 100 रुपीज़। अगर उसकी इनकम 100 रुपीज़ है तो जैसा कि क्वेश्चन में ये बोला गया कि वो अपनी इनकम का 90% खर्च करती है, तो 100 का 90% कितना हुआ 90 अगर खर्च कर दिए, 100 रुपये में किसी ने 90 रुपये खर्च कर दिए तो उसके पास कितना बचेगा 10 रुपये। तो प्रेजेंट टाइम में उसकी सेविंग्स कितनी है 10 रुपये। फिर उसने कंडीशन लगाई कि अगर उसका जो खर्च है वो कितना बढ़ जाए 25%, तो 90 रुपये पहले ये खर्च करती थी, अब 25% उससे ज़्यादा खर्च करेगी। 25% ज़्यादा का मतलब होता है 125%, तो 90 का 125% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 112.5। मीन्स प्रेजेंट टाइम में कितना खर्च हो गया 112 रुपये 50 पैसे। और सेविंग्स भी तो उसकी बढ़ गई है 30%। पहले 10 रुपये बचा पाती थी, अब 30%, 10 रुपये का 30% निकालेंगे 3 रुपये आएगा। 3 रुपये ज़्यादा बचाता है, मतलब पहले अगर 10 बचाती थी तो अब 13 रुपये बचाती है। 112 रुपये 50 पैसे बच्चों उसने खर्च कर लिए, इसके बाद भी 13 रुपये बचा लिए। इसका मतलब उसकी इनकम क्या रही होगी 112 रुपये 50 पैसे प्लस 13 रुपये, कुल मिला के 125 रुपये 50 पैसे। तो प्रेजेंट टाइम में जो उसकी इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है 125.5, जबकि पहले इनकम कितनी थी 100 से कोई चीज़ 125.5 हो गई, तो 100 पर कितना बढ़ोतरी हो रही है 25.5। तो ये 100 का कितना परसेंट है 25.5%। तो इस तरीके से ये बच्चों क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, एक एक चीज़ आपके सामने क्लियर है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लेट ट्रायंगल ABC and triangle QPR and area of triangle ABC ratio area of triangle PQR is 9:16. If AB equal 12 centimeter, BC equal 6 centimeter and AC equal 9 centimeter, then QP is equal to। कह रहे हैं कि कोई दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है QPR, ठीक है ना। और एक कंडीशन लगाई गई है कि जो ट्रायंगल ABC का एरिया है और जो ट्रायंगल PQR का एरिया है, इन दोनों का रेशियो है 9:16। इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन दी है कि AB इक्वल 12 है, BC इक्वल 6 सेंटीमीटर है और AC इक्वल 9 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन अराइज किया गया है कि QP की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं बच्चों, दो ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, एक ABC। तो एक ट्रायंगल है हमारा ABC इस तरीके से AB एंड C, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR इस तरीके से PQ एंड R। क्लियर। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं AB इक्वल 12, AB ये जो चीज़ है वो कितनी है बच्चों 12 सेंटीमीटर है। BC इक्वल 6 है, ये 6 है और AC इक्वल कितना है 9, ये 9 है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ऐसे में इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये दिया है और ये इक्वल है कितने के 9:16 है ना। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल में किसी भी पर्टिकुलर साइड को हम बेस करके चलते हैं। जैसे यहाँ पर AB साइड को बेस कर लिया तो यहाँ पर कौन सी साइड बेस करेंगे PQ साइड को बेस करेंगे। अगर यहाँ पर हम BC को बेस कर लें तो यहाँ पर क्या बेस करेंगे QR, है ना। तो करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा ली जाती है। तो ऐसे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, AB साइड को ले रहे हैं तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर AB ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी क्या लेंगे PQ लेंगे, तो PQ का स्क्वायर हो गया इक्वल, ये कितना गिवन है बच्चों 9/16, 9/16। अब देखिए यहाँ पर AB की वैल्यू हमको पता है, AB क्या है 12, तो ये वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 × 12 अपॉन PQ का स्क्वायर
इक्वल 9/16। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा बच्चों, पी क्यू स्क्वायर इंटू 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी क्यू स्क्वायर इंटू 9 इक्वल 12 इंटू 12 इंटू 16, है ना। चलिए, तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 अपॉन में आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 12 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 9। तो 3 3 जा 9 हो गया, ये हो गया 3 4 जा 12, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 आ गया। बच्चों पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू 16 इंटू 16 है, तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, पी क्यू की वैल्यू क्या होगी 16, है ना। अगर पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू 16 इंटू 16 है तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी 16, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू या क्यू पी एक ही बात है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 16, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 16 सेंटीमीटर। गॉट इट। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ए बी इक्वल 12 दिया है, बी सी इक्वल 6 दिया है, ए सी इक्वल 9 दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का जो रेशियो गिवन है वो 9:16 है। अगर दो ट्रायंगल इस तरीके से सिमिलर है तो हम करस्पॉन्डिंग साइड को लेकर इनके एरिया का डिस्कशन अगर करें तो किस तरीके से एरिया काउंट होगा। अगर यहाँ पर हम इस साइड ए बी को बेस करते हैं तो यहाँ पर एरिया ए बी स्क्वायर होगा और यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया पी क्यू स्क्वायर होगा। तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू 9/16 है। यहाँ पर ए बी की वैल्यू हमको गिवन है 12, तो 12 इंटू 12 अपॉन पी क्यू स्क्वायर हो गया, ये इक्वल है 9/16 के। इससे पी क्यू स्क्वायर इंटू 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यही तो आएगा, इक्वल हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 16। तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 इंटू 16। तो इस तरीके से पी क्यू की वैल्यू क्या होगी 16 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो अभीष्ट आंसर है वो क्या है 16 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD touching sides AB, BC, CD and DA at P, Q, R and S respectively. If AS equal 8 centimeter, BC equal 11 centimeter, CR equal 5 centimeter, then the length AB is equal to, कह रहा है चतुर्भुज ABCD के अंदर एक वृत्त बनाया गया है जो भुजाएं AB, BC, CD और DA को क्रमशः P, Q, R और S पर स्पर्श करता है। यदि AS इक्वल 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल 11 सेंटीमीटर, CR इक्वल 5 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई क्या होगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो चीज़ें बहुत आसानी से हमें क्लियर होंगी और हम अच्छे से उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कोई भी चतुर्भुज है, इस तरीके से ऐसे चतुर्भुज ले लिया, कैसे भी चतुर्भुज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ चतुर्भुज का कोई नाम नहीं दिया गया है। और ये सर्किल इस तरीके से ऐसे से टच कर रहा है, इस तरीके से। ABCD जो है कह रहा है जो भुजाएं AB, BC, CD और DA हैं वो क्रमशः P, Q, R और S पर स्पर्श करता है। तो ये इसका नाम लिख लेते हैं A, ये है B और ये है C और ये है बच्चों D, इस तरीके से। अब ये टचिंग पॉइंट के जो नाम दिए गए हैं वो क्या है, P, एक पॉइंट जो टच करने का ये कौन सा पॉइंट है, ये P है। दूसरा कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया Q, ये हो गया आपका R और ये हो गया आपका टचिंग पॉइंट S, है ना। मीन्स इस चतुर्भुज को, ये जो सर्किल 4 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, उन 4 पॉइंट्स के नाम क्या है, P, Q, R एंड S, इस तरीके से, है ना। तो फिगर समझ में आ गया। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशंस दी हैं वो क्या है। AS इक्वल कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। AS ये चीज, ये कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर, है ना। BC इक्वल कितना है 11। BC देखिए, BC यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है 11। BC यहाँ से यहाँ तक है पूरा 11, ऐसे ध्यान देना, ये पूरा है 11। CR इक्वल कितना है 5। CR ये चीज़ कितना है 5, ये चीज़ 5 है।
तो ए बी की लंबाई पूछे, ए बी कितना होगा। देखो बच्चों, अगर ये 5 है, अगर आर सी या सी आर इक्वल 5 है, तो डेफिनेटली जो क्यू आर होगा वो कितना होगा, वो भी 5 होगा। क्योंकि जब इस तरीके की सिचुएशन होती है क्वाड्रिलेटरल में, हम चारों वर्टिक्स को, चारों साइड्स को टच करते हुए सर्कल बनाते हैं, तो जितना पार्ट ये होता है डेफिनेटली उतना ही पार्ट ये होता है। मीन्स अगर सी आर इक्वल बच्चों 5 है तो क्यू सी इक्वल भी क्या होगा, 5। अब क्यू सी इक्वल कितना है, 5। अगर यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 5 आ गया, ये कितना आ गया बच्चों, 5। और ये ए बी इक्वल पूरा कितना गिवन है, देखो 11 पूरा है, उसमें से क्यू सी इक्वल कितना है, 5। तो जाहिर सी बात है बी क्यू की अगर बात करें तो बी क्यू कितना हो जाएगा, देन बी क्यू इक्वल हो जाएगा, देन बी क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 11 में से हम 5 क्या कर देंगे, माइनस, मीन्स 6 हो गया। कितना हो गया, 6। और अगर ये 6 है, ये बच्चों कितना आ गया, 6। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर ये 6 है तो 100% श्योर है कि ये भी क्या होगा, 6। तो ये भी क्या हो गया, 6। मीन्स बीपी इक्वल भी क्या होगा, बीपी इक्वल क्या होगा, ये भी 6 होगा। और बीपी इक्वल 6 ये आ गया। अब देखो इस साइड में आते हैं, अगर ए एस इक्वल कितना है आपका, ए एस इक्वल है 8, तो डेफिनेटली ए पी भी क्या होगा, 8 होगा। ए पी भी क्या होगा, 8 होगा। अगर ए पी 8 होगा तो बच्चों ये कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो ए पी इक्वल है 8, बी पी इक्वल कितना आ रहा है, 6। देन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है ए बी, देन ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ें हमको पता चल गई। ए बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर निकालना है तो दोनों पार्ट को ऐड कर दो। ए पी कितना आ चुका है, 8, पी बी कितना आ चुका है, 6। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा ए पी प्लस बी पी। और ए पी कितना आ चुका है बच्चों, 8, और बी पी कितना है, 6। इस तरीके से कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 14। तो ए बी जो साइड है वो कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और ये जो 14 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिया है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। तो समझ गए क्वेश्चन किस तरीके से बच्चों सॉल्व किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये था कि जब भी कभी ये सिचुएशन होती है तो हमेशा ध्यान रखना कि ये पार्ट, जैसे ये टचिंग पॉइंट है, इधर टचिंग पॉइंट ये है, तो ये दोनों चीज़ें हमेशा क्या होंगी, बराबर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। बिल्कुल इसी तरीके से जितना पार्ट ये होगा उतना ये होगा, जितना ये है उतना ये। तो इस तरीके से उसने, जैसे ये सी आर की वैल्यू क्या दी थी, 5 है, तो अगर सी आर इक्वल 5 है तो डेफिनेटली सी क्यू भी क्या होगा, 5। और दूसरी इंफॉर्मेशन दी थी कि बी सी इक्वल जो है वो 11 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 11। अगर ये पूरा 11 है, उसमें से ये 5 हटा दें तो ऊपर वाला पोर्शन कितना बचेगा, 6। और अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 6 पता चल गया। अब इसी तरीके से अगर ए एस इक्वल 8 है तो ए पी इक्वल भी क्या होगा, 8। अब हमें ए पी भी पता चल चुका है कि 8 है, पी बी भी पता चल चुका है कितना है, 6 है। तो हमसे पूछा गया था ए बी, तो ए बी इक्वल कितना हो जाएगा, 8 और 6 दोनों का सम कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर, 14 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ 3 cos स्क्वायर ए प्लस 6 sin स्क्वायर ए इक्वल 3 where a is greater than to 0 degree and less than and equal to 90 degree, then the value of a is। कह रहा है यदि 3 cos स्क्वायर a प्लस 6 sin स्क्वायर a इक्वल 3 है, जहाँ पर a की जो वैल्यू है, मीन्स जो एंगल है, जनरली एंगल का नाम थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर a लिखा गया, तो उसने इन्फॉर्मेशन में भी देखो a लिखा है, थीटा नहीं लिखा है। तो यहाँ पर ए क्या है, एंगल है, और उसके लिए बोला जा रहा है कि एंगल जो ए जो है वो 0 डिग्री के बराबर भी है और इक्वल भी बराबर भी है और 90 डिग्री से कम है। और साथ में नीचे देखो आप ध्यान से कि यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगा है ना, मीन्स 0 इज लेस देन टू ए एंड इक्वल टू ए, मतलब 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के इक्वल हो सकता है। और पीछे से अगर इन्फॉर्मेशन को लिंक करें तो 90 डिग्री से क्या हो सकता है, कम, और 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 3 cos स्क्वायर ए प्लस 6 sin स्क्वायर बी इक्वल क्या है, 3 है ना। चले 3 cos स्क्वायर ए, बच्चों जो 6 sin स्क्वायर बी लिखा है
3 cos स्क्वायर ए हो गया प्लस 6 साइन स्क्वायर ए। इस 6 साइन स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं, 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 साइन स्क्वायर ए। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जब हम इसके साथ इसको एडजस्ट करेंगे तो ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी और जिस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होगी 1। तो इस तरीके से अगर हम इसको एक साथ अब कर लें तो इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा 3। यहाँ से 3 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 साइन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 2/3। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से साइन ए की वैल्यू हो जाएगी आपका इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2/3। तो हमसे जो पूछा गया है तो ए की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए साइन में देखिए जो वैल्यू होती है वो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, √3/2 होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये फिर से इस पॉइंट को समझिएगा जरा, 3 cos स्क्वायर ए प्लस 3 साइन स्क्वायर ये हमारा क्या बन चुका था आइडेंटिटी बन चुकी थी। ये आइडेंटिटी बन चुकी थी जिसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर ए ये वाला लिख दिया इक्वल 3 था। तो इससे 3 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 में से 1 माइनस कर दिया 2 तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 2/3। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी √2/3। और जब इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो देखते हैं कि अब दो चीज़ें हैं। अब एक बात बताओ जरा, साइन ए इक्वल क्या आ रहा है √2/3 आ रहा है बच्चों। जरा दिमाग पे जोर डालो और ये सोचो कि क्या साइन में √2/3 कहीं पर कोई वैल्यू होती है √2/3 कहीं पर कोई वैल्यू नहीं होती। मीन्स इससे हम थीटा की कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है देखिए, जैसे ये लिखा है तो साइन ए इक्वल ये लिखा है 2/3 का अंडर रूट। तो दूसरी जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होती है वो क्या होगी, किसी भी फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी फंक्शन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई भी एंगल नहीं होता है तो साइन के केस में एंगल 0 लिया जाता है। साइन के केस में एंगल क्या लेंगे 0। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट करने वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्सेप्ट करने वाली वैल्यू क्या होगी बच्चों 0। क्यों? क्योंकि एक रूल होता है कि साइन में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू 90 की। और न्यूमेरिकल अगर वैल्यू देखें तो उस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों +1। और यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ रही है वो √2/3 है, वो +1 से क्या हो रही है ज़्यादा हो रही है। तो वो वाला पॉइंट तो खत्म। तो जब मैक्सिमम वाला पॉइंट हमारा खत्म हो जाता है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है मिनिमम। और साइन में मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन लिया जाएगा वो 0 डिग्री। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री किस ऑप्शन में दिया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपको क्वेश्चन बच्चों। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC at D and AE is the bisector of angle A. If angle B equals 72 degree and angle C equal 26 degree, then what is the measure of angle DAE? कह रहा है त्रिभुज ABC में D पर AD BC के लंबवत है और AE जो है वो कोण A का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब पार्ट में डिवाइड करना, समान दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अगर कोण B इक्वल 72 डिग्री है, कोण C इक्वल 26 डिग्री है, तो कोण DAE की माप क्या होगी। चले तो इसमें भी एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करेंगे तो चीज़ें आसान होंगी, समझ में आएगी कैसे क्या होगा। तो एक ट्रायंगल हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। एक ट्रायंगल बना लिया ABC। ये कैसा ट्रायंगल है ABC। ये है आपका A, ये है B और ये पॉइंट है आपका C। कह रहा है AD परपेंडिकुलर टू BC। AD परपेंडिकुलर टू BC मतलब A से D वाली जो लाइन है AD, ये जो लाइन है ये BC पर लंबवत है। मतलब ये जो एंगल बनेगा बच्चों यहाँ पर ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री।
और ये इस पॉइंट का नाम क्या होगा, डी। तो आप देखो सेटिस्फाई हो गया, AD जो है वो BC पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर। फिर कह रहा है एंगल B इक्वल 72 डिग्री, मीन्स ये जो एंगल दिया है ये कितना दिया है, 72 डिग्री, और एंगल C इक्वल कितना दिया है, 26 डिग्री, और ये एंगल बच्चों कितना दिया है, 26 डिग्री, है ना। तो कह रहा है एंगल DAE की माप क्या होगी, DA और E की माप क्या होगी, ठीक। AE एंगल A का समद्विभाजक है। अब एंगल A जो है इसका बाइसेक्टर डालो, ये एंगल A जो भी है इसका बाइसेक्टर या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो हम कहीं पर भी डाल सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, लेफ्ट में भी डाल सकते हैं, राइट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसी बच्चों यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा एंगल किसके लेफ्ट में, कौन सा किसके राइट में, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप टोटली फ्री हैं कि आप इस बाइसेक्टर को इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं और इधर भी। तो चलो हम इस एंगल बाइसेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा आ जाएगा बच्चों, E पॉइंट आ गया। ये कौन सा पॉइंट आ गया, E पॉइंट। अब जरा ध्यान दो, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम बच्चों क्या होता है, 180, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल कितना होगा, 180, है ना। अब देखो एंगल A की वैल्यू नहीं पता है तो ऐसे लिख दिया, प्लस एंगल B हमारा कितना गिवन है, 72 डिग्री, प्लस एंगल C कितना गिवन है, 26 डिग्री, तो ये हो गया 26 डिग्री, इक्वल क्या हो जाएगा, 180 हुआ, ये 180 हो गया। अब देखो बच्चों इससे एंगल A की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल A प्लस 72 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 डिग्री, 98 डिग्री इक्वल 180 डिग्री हुआ। तो एंगल A की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल A की वैल्यू हो जाएगी 82 डिग्री। कैसे, 180 में 98 माइनस करेंगे तो एंगल A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 82 डिग्री। और एंगल A को ही तो हमने क्या किया है, बाइसेक्ट किया है ना। अब इसको बाइसेक्ट किया है तो जो भी एंगल था वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया कि नहीं। बाइसेक्ट जब कर दिया तो एंगल A का हाफ करो, एंगल A का क्या हो जाएगा, हाफ, मीन्स 82 का हाफ कर देंगे, 82/2, तो कितना आ जाएगा, 41 डिग्री। अब ये जो 41 डिग्री ये कौन सा एंगल होगा, ये पूरा इतना था, तो इसको ये जो एंगल होगा बच्चों ये कितना हो जाएगा, 41 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41, क्योंकि इस पूरे एंगल को हमने बाइसेक्ट इस तरीके से किया है, ठीक। चलिए, तो ये एंगल हमको पता चल गया 41 डिग्री। और अब देखिए कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एंगल DAE ये वाला एंगल पूछा गया है। चलिए, ये वाला एंगल पूछा गया तो कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, एक थ्योरम है, नोट कर लो। ये थ्योरम क्या है, कोई भी ट्रायंगल अगर होता है, कोई भी ट्रायंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी का नाम हम क्यों शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल हो, कैसा भी आप ट्रायंगल ले लो, उस ट्रायंगल में दो इंटरनल एंगल्स का सम एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। तो इस ट्रायंगल में ध्यान देना, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इस A, B और E, तो इसमें इंटरनल एंगल्स हमारे कौन कौन से हैं, ये 41 है, ये 72 है, तो इन दोनों एंगल का सम इस एंगल के बराबर होगा। मींस एंगल E इक्वल कितना हो जाएगा, एंगल E इक्वल हो जाएगा आपका 72 डिग्री प्लस 41 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, 72 डिग्री एंड 41 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 2 and 1 3 7 4 11 113 डिग्री। कितना हो गया, 113 डिग्री। ये हो गया 113 डिग्री। और ये कितना है बच्चों, अगर ये 90 तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। और ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180। तो 180 में से क्या करेंगे, 113 को माइनस कर देंगे, 113 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में 113 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, इसमें से इसको डिवाइड, कितना, 10 में से 3 कितना हो गया बच्चों, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, और यहाँ पर बचेगा 17 में से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 17 में से 11 67। अब पूरा एंगल यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा था, 90 में से फाइनल अगर हम 67 को माइनस कर देंगे, 90 में से 67 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो एंगल आएगा आपका, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बच्चों, 23 डिग्री। और 23 डिग्री देखिए कहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर A ये दिया है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों कितना हो जाएगा, 23 डिग्री। तो
समझ में आया किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया गया? देखिए फिर से समझ लीजिए, ये ट्रायंगल था ABC, इसमें से ये जो AD है वो BC के परपेंडिकुलर था, मींस ये एंगल आपका 90 डिग्री था। इसके बाद इंफॉर्मेशन दी थी कि एंगल B जो है वो 72 डिग्री है और ये एंगल कितना है 26 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है 180 डिग्री, मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल B और एंगल C की वैल्यू रखी तो एंगल A की वैल्यू क्या आ गई 82, और एंगल A का ही हमने ये बाइसेक्टर लिया है, तो बाइसेक्टर लेने का मतलब दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो, बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजक होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अगर ये पूरा एंगल आपका कितना था 82 डिग्री था, तो इसका आधा कितना होगा 41 डिग्री, और ये 41 है, ये 72 है। इस तरीके से थ्योरम के अकॉर्डिंग इस एंगल को हम निकाल लिया तो कितना आ जाएगा 67 डिग्री। 67 डिग्री को 90 में से माइनस कर दें, क्योंकि इसका सम क्या होना चाहिए भाई, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका और इसका सम क्या होगा, इसका और इसका सम 90 होगा। तो 90 में से अगर एक एंगल हमको पता है कितना है 67 डिग्री, तो 90 में अगर 67 डिग्री को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो कितना होगा 23 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द वैल्यू ऑफ cos 9 डिग्री प्लस sin 81 डिग्री, अगले ब्रैकेट में है sec 9 डिग्री प्लस cosec 81 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 56 डिग्री प्लस sec 34 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू cosec 65 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए cos 9 डिग्री प्लस sin 81 डिग्री लिखा ना बच्चों, sin 81 को हम क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस 9, 90 में 9 अगर माइनस कर देंगे तो 81 आ जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने sin 81 की जगह क्या लिख दिया 90 माइनस 9 डिग्री हो गया, तो ये चीज़ ऐसे हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़िए, क्या लिखा है sec 9 डिग्री प्लस cosec 81 डिग्री, तो cosec 81 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 9 डिग्री, है ना। इस तरीके से ये होगा अपॉन sin 56 डिग्री हो गया प्लस sec 34 डिग्री, sec 34, तो sec 34 को एज इट इज लिख दिया, sec 34 हो गया प्लस आगे क्या था cos 25 cosec 65, तो cos इसको चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा cosec 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25, 90 में 25 माइनस करेंगे तो 65 आएगा। अब देखिए cos 9 और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये cos 9 डिग्री लिखा है, sin 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, ये cos थीटा बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये cos 9 डिग्री sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस cos 9 डिग्री हो गया, cos 9 डिग्री। आगे ब्रैकेट में sec 9 डिग्री हो गया प्लस cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, तो sec 9 डिग्री हो गया, sec 9 डिग्री हुआ अपॉन sin 56 डिग्री प्लस sec 34 डिग्री प्लस cos 25, और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, तो sec 25 हो गया, sec 25। अब बच्चों ये cos 9 डिग्री प्लस cos 9 डिग्री कितना हो जाएगा 2 टाइम्स cos 9 डिग्री हुआ, 2 टाइम्स cos 9 डिग्री, sec 9 डिग्री प्लस sec 9 डिग्री, तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स sec 9 डिग्री हुआ, 2 टाइम्स sec 9 डिग्री हो गया अपॉन sin 56 डिग्री प्लस sec 34 लिखा है, इसको लिख सकते हैं sec 90 माइनस 56 प्लस cos 25 इंटू sec, cos और sec बच्चों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब ये क्या बन गया 2 2 जा 4 इंटू cos 9 डिग्री इंटू sec 9 डिग्री अपॉन sin 56 डिग्री sec 90 माइनस थीटा, sec 90 में देखिए sin और cos में चलता है,
tan और cot में 90 चलता है, इसके बाद sec और cosec में, तो ये cosec थीटा हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, cosec sec 90 माइनस थीटा, तो cosec 56 डिग्री हो गया, प्लस 1, ये आ गया। अब देखो बच्चों ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ जाएगा आपका 4, तो ऐसे रहा, cos और sec एक दूसरे को उल्टे होते हैं तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 हो गया, 4 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 अपॉन साइन 56 प्लस ये हो गया cosec 56, इसको 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 56 प्लस 1 अपॉन साइन 56 प्लस 1 हो गया, कितना हो जाएगा फाइनली 4 इंटू 1 अपॉन साइन 56 इंटू साइन 56 क्या बन जाएगा, साइन 56 इंटू साइन 56, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 56 प्लस 1, ठीक। और ये इस तरीके से यहाँ एक आइडेंटिटी का फॉर्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखा आपने किस तरीके से, बस हमने क्या किया है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो रूल होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, या cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, या sec 90 माइनस थीटा इक्वल cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, इस तरीके से बस एंगल्स को हम ब्रेक करते चले गए, और फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया 4, और 4 जो ऑप्शन में दिया है वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The given bar graph presents the demand and production of motorcycles of 5 companies. दिया गया दंड आरेख 5 कंपनियों द्वारा मोटरसाइकिलों की मांग और उत्पादन को लाखों में दर्शाता है। ये जो हल्का ब्लू है ये डिमांड मतलब मांग है, और जो डार्क ब्लू है ये प्रोडक्शन मतलब उत्पादन है, और ये 5 कंपनियां हैं ए बी सी डी और ई। तो चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन पहला क्या बना है। पहला क्वेश्चन बना है बी सी और ई कंपनियों की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन का औसत डी की मोटरसाइकिलों की मांग से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी ई, बी सी और ई में हमें टोटल प्रोडक्शन का एवरेज देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, बी सी और ई जो कंपनी है इनका जो 3 साल का प्रोडक्शन है, इन 3 कंपनी का जो प्रोडक्शन है उसका एवरेज लेंगे। तो चलिए देखते हैं बी सी और ई, बी सी और ई। बी प्रोडक्शन कितना है 90, बी में प्रोडक्शन कितना है बच्चों 90, सी में प्रोडक्शन कितना है 135, और ई में प्रोडक्शन कितना है 120। इन सभी को जरा ऐड करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 9 9 3 12 12 2 14 14 1 1 2 1 3 345। अब इसका एवरेज भी लेना है, तो एवरेज लेने के लिए 3 नंबर से 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो एवरेज बच्चों कितना आ जाएगा 115। ये आ गया हमारा कंपनी बी सी और ई जो 3 कंपनियां थी इनके प्रोडक्शन का एवरेज आ गया कितना 115। अब इसके बाद क्या बोल रहा था, इसके बाद बोल रहा था क्वेश्चन में डी की मोटरसाइकिलों की मांग से, डी की मोटरसाइकिलों की जो डिमांड है उससे कितने प्रतिशत कम है। डी की मोटरसाइकिलों की डिमांड, डी में मोटरसाइकिलों की डिमांड देखो कितनी है, डिमांड मतलब ये जो हल्का ब्लू कलर है इसको देखना है। तो कंपनी डी में डिमांड देखो बच्चों 125 दिया है, तो डिमांड दिया है कंपनी डी की 125, डिमांड है 125 बच्चों, डिमांड है 125 और जो एवरेज प्रोडक्शन है वो है 115 115। तो यही क्वेश्चन उसने बोला है कि इससे ये नंबर कितने परसेंट कम है। तो 125 से 115 कितने परसेंट कितना कम है 10 कम है। किससे 125 से कितना कम है, तो बेस में क्या आएगा 125 इंटू क्या कर देंगे 100, 25 से डिवाइड किया 25 4 जा 25 5 कितना हो गया 5 2 जा 10, तो 4 2 जा 8%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा 8%, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 8%। तो 8% हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का जो अभीष्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो ये था आपका डीआई का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है,
ए और डी कंपनियों की मोटरसाइकिलों की कुल मांग, ए और डी कंपनियों की मोटरसाइकिलों की कुल मांग का कंपनी सी की मोटरसाइकिलों के उत्पादन से क्या अनुपात है। तो ए और डी में ध्यान दो, मांग मतलब डिमांड वाला देखना है, ए और डी में डिमांड वाला देखना है, और सी में क्या देखना है, प्रोडक्शन। ए और डी में डिमांड देखना है, तो ए और डी में डिमांड, डिमांड मतलब हल्का वाला, ए और दी में यहां पर कितना है बच्चों 100, डिमांड कितना है 100, और डी में डिमांड कितना है, डी में डिमांड है 125, तो 100 प्लस 125 कितना हो जाएगा बच्चों 225, है ना। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया था, सी की मोटरसाइकिलों के उत्पादन से, सी में उत्पादन देखना है, सी में उत्पादन देखना है, ठीक है। तो सी में उत्पादन देखो, सी में प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब ये डार्क वाला देखना है, तो कितना दिया 135, ये कितना दिया बच्चों 135, तो इन दोनों का हमसे रेशियो पूछा गया है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, एक नंबर है 225 और दूसरी नंबर है बच्चों 135। एक काम करते हैं 5 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा 45, और इधर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5, अब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, तो रिक्वायर्ड जो रेशियो आया वो कितना आ गया 5:3। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 5:3, क्या आ जाएगा रेशियो 5:3। तो 5:3 जो ऑप्शन दिया वो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब इसी तरीके से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बी और डी कंपनियों की मोटरसाइकिलों के उत्पादन का कुल योग सभी कंपनियों की मोटरसाइकिलों की कुल मांग का कितने प्रतिशत है। बी और डी में उत्पादन का कुल, तो बी और डी में उत्पादन देखते हैं, बी और डी में उत्पादन, बी और डी में उत्पादन, उत्पादन मतलब डार्क वाला, तो यहाँ पर उत्पादन कितना है बच्चों 90, और डी में उत्पादन कितना है 140, तो 90 प्लस 140 कितना हो गया 230 हो गया, है ना। इसके बाद सभी कंपनियों की मोटरसाइकिलों की कुल मांग, अब सभी कंपनियों की कुल मांग देखेंगे, सभी कंपनियों की कुल मांग, मांग मतलब डिमांड, यहाँ पर डिमांड कितनी है 100, यहाँ पर डिमांड कितनी है 70, यहाँ पर डिमांड कितनी है 110, यहाँ पर डिमांड कितनी 125, यहाँ पर डिमांड कितनी 95, सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 550, 718, 819, 92, 11, 11, 9, 20 मीन्स 0, 2, 213, 314, 415, 500, है ना, ये है। तो कह रहा है कि ये जो यहाँ पर जो नंबर आ रही थी वो इसका कितना परसेंट है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, परसेंट ही तो पूछा गया था, कितने प्रतिशत है, तो देखिए कितने प्रतिशत है बता देंगे। ये नंबर है 230, ये 500 है, तो 230 जो है वो 500 का कितना परसेंट, 230 अपॉन 500 इंटू 100 करेंगे, तो 20 कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड 5 चौको 20, 6 5 46%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा 46%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 46%, और 46% हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था बच्चों। तो अब बात करते हैं, तो चलिए ये डीआई के तीनों क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस क्या है, ठीक है ना।